सबसे पहले मैं बता दूं तो मेरा रिजल्ट 1275 बिहार पुलिस दरोगा में भी हुआ था और 64 पोस्ट एक्साइज दरोगा यानी कि मद्य निषेध दरोगा में भी हुआ था। तो मैंने मद्य निषेध को ज्वाइन किया है और पटना आए थे तो इंजीनियर बनने के सपने को लेकर आए थे, लेकिन मेरा उसमें मेंस हुआ था, एडवांस नहीं हुआ था। इस वजह से हमको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो हम उधर से छोड़ के इधर सरकारी जॉब की तरफ यानी कि जनरल कॉम्पिटिशन की तरफ भाग लिए हैं। ये 4 साल का इंजीनियरिंग लाइफ जो होता है, कॉलेज लाइफ जो होता है, उसको हम मिस कर दिए हैं। हम उसको बहुत अच्छे से जीना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ दरोगा की तैयारी करते थे, हम सिविल सर्विस की तैयारी करते थे और लेकिन उसमें मेरा लगभग 3 बार बीपीएससी हुआ था, प्री हुआ था, मेंस में कुछ नंबर से छट गए थे। सबसे बड़ा अहम रोल अगर बात करें तो 2 सब्जेक्ट का होता है, करंट का होता है, दूसरा हिस्ट्री का होता है। तो आप करंट पे अगर आपका पकड़ होगा तो प्रारंभिक एग्जाम में आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि सफलता का एक शॉर्टकट नहीं होता है, तो हम इसी को फॉलो किए हैं। कोई शॉर्टकट नहीं, जितने आराम से जितने विस्तार से आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। लुसेंट पढ़ना सही है, लेकिन सिर्फ लुसेंट पढ़ना ये कहीं से सही नहीं है। मेंस का बात करें तो मैथ रीजनिंग का काफ़ी अहम योगदान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है तो आप अभी से उस पर काम कीजिए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन में से हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एस्पिरेंट टॉक्स में। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर नीतीश कुमार जी। तो चलिए हम उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू इसके लिए। हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, तो आपका भी नमस्कार हमारे चैनल पे। और आज आपको कैसा लग रहा है कि आपका जो बेटा है कि ये दरोगा बन गए हैं? खुशी महसूस हो रहा है, सुनिश्चित नहीं था कि हाँ खास करके दरोगा ही बनेगा। या इतना भी विश्वास था और हमारे बच्चे पर कि कहीं तो अच्छा जगह पर जाएगा। क्या शुरुआत समय से ही ऐसे थे कि पढ़ने में बहुत होशियार थे और लगता था कि आगे चल के हमारा परिवार का नाम रोशन करेंगे? शुरू तो मेरा विश्वास यही था कि जहाँ मैं उसको पढ़ाई करवाया, हाई स्कूल से, मिडिल स्कूल में और प्राइवेट शिक्षक से, उन लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती थी और प्रोत्साहन मिलता है कि मैंने नीतीश आगे चलकर अच्छा देगा। आपका जो हम विश्वास आप भी रखे हुए हैं, पहले भी रखे थे। और आगे क्या सोचते हैं कि और आगे कुछ करें या दरोगा तक तो पहुंच गए हैं, और आगे आप क्या चाहेंगे? और मेरे तरफ से है कि यही आश्वासन है और आशीर्वाद है कि मेहनत आगे भी करें और मेहनत के पर आगे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आपको? दूर जाते समय आपको नहीं लगा कि बेटा कब आएगा अपलोड करके दरोगा बन के? लग रहा है जी। देख रहे हैं कि बाबू हमार बनेगा, कुछ बनेगा। ये तो पूर्ण विश्वास है कि बनेगा, कभी भी बनेगा। आज कितना आपको खुशी महसूस हो रही है? हाँ, खुशी तो हो रहा है, सब लोग खुशी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दरोगा बनने के लिए। और सर, आजकल देखा जाता है कि बहुत ही पावरफुल जॉब है दरोगा का, जिसके तन पर ये दरोगा का जो वर्दी होता है ना सर, तो सामने वाला भी कहता है कि नहीं रास्ता दो उसे। आज आपको इस वर्दी में कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा। 4 साल का जर्नी रहा है मेरा, तब जाके ये वर्दी मुझे मिला है। ये वर्दी मेरा गुरु है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आदमी को, समाज में काम करने का मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं वो हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि समाज के लिए हम क्या करें। सर, आप ये बताइए कि आप इसके लिए कितना प्रिपेयर हैं और आपको किस तरह से इसको निभाएंगे समाज के लिए, ताकि आपकी जिस थाना में रहिएगा वहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग होंगे वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि ये दरोगा जो है हमारा काम निकल करेगा, हमारे लिए जो चीजें हैं उसमें हमारी शांति स्वभाव भी समाज में लाने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या लगता है उनकी चीजों पर कैसे खरा उतरेंगे? आप कितना प्रिपेयर हैं इसके लिए? सबसे पहले मैं बता दूं तो मेरा रिजल्ट 1275 बिहार पुलिस दरोगा में भी हुआ था और 64 पोस्ट एक्साइज दरोगा यानी कि मद्य निषेध दरोगा में भी हुआ था। तो मैंने मद्य निषेध को ज्वाइन किया है और मेरा ये जिम्मेदारी है, यानी कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो आजकल शराबबंदी है बिहार में,
लेकिन फिर भी ये अच्छे तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम ये सोचे हैं कि अगर जिस भी क्षेत्र में मेरा ड्यूटी रहेगा या जिसमें हमको काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ के लोगों को हम जागरूक करेंगे ताकि इन सब चीज़ों से थोड़ा बच सके लोग। और लोग जब जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये नियम कानून जो भी लगे हैं शराबबंदी के, वो अधिक से अधिक फॉलो होंगे। और वहाँ के जो भी आसपास का जो भी स्कूल रहेगा, वहाँ पे जाके हम बच्चों को प्रेरित करेंगे या उसको मोटिवेट करेंगे, उनको ये बताएंगे कि शराबबंदी को मतलब अच्छे से ढंग से पालन करें और बच्चा जो है वो गलत चीज़ों में न जाए और आगे चल के वो भी अपना भविष्य अच्छे से बनाए। सर ये बताइए कि आपकी जो शुरुआती का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है और आप शुरुआत से ही पढ़ने में कैसे थे, किस तरह से अपनी जर्नी को यहाँ तक लाए हैं? तो एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ में अपना फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा इंट्रोड्यूस किया। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे पापा जी किसान हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और हम 3 भाई हैं। दोनों भाई रेलवे में पोस्टेड हैं और हम बिहार दरोगा में सेलेक्ट हुए हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड स्टार्टिंग में तो बिल्कुल लोअर था और लेकिन धीरे धीरे फिर अच्छा हुआ है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है, शानदार रहा है और इसी के मतलब बदौलत है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद है कि आगे भी जाएंगे। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो कोई स्पेसिफिक डिग्री है या सिर्फ आप जैसे एक नॉर्मल डिग्री होता है उसके थ्रू आप आए हैं सर? ऐसा बिल्कुल नॉर्मल है, हम कोई एक्स्ट्रा डिग्री कुछ नहीं लिए हैं। आपने शुरू कब किया था और यहाँ तक आपको पहुँचने में कितना समय लग गया इस तरह? जब हम पटना आए थे तो इंजीनियर बनने के सपने को लेकर आए थे, लेकिन मेरा उसमें मेंस हुआ था, एडवांस नहीं हुआ था। इस वजह से हमको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो हम उधर से छोड़ के इधर सरकारी जॉब की तरफ यानी कि जनरल कंपटीशन की तरफ भाग लिए हैं। तो सबसे पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ था 2019 से, जब 24 से 46 का वैकेंसी आया तब से। उसमें मेरा प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। तब से मैंने लगातार मेहनत किया है लगभग 4 साल और उस क्रम में मेरा 2213 में भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है और लेकिन लगातार फिर भी मेहनत करते करते 1275 में मेरा रिजल्ट हुआ और 64 साइज में मेरा रिजल्ट हुआ। आप आए थे इंजीनियर बनने, बन गए दरोगा, आपको अफसोस है कि आपको गौरव है कि आपको लग रहा है कि वो चीज नहीं किया तो शायद कुछ अच्छा मिला या कुछ कम मिला? आपको क्या लगता है सर? अफसोस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ कमी खलती है कि ये 4 साल का इंजीनियरिंग लाइफ जो होता है, कॉलेज लाइफ जो होता है, उसको हम मिस कर दिए हैं। हम उसको बहुत अच्छे से जीना चाहते थे। चलिए, आपको भगवान वो अपॉर्चुनिटी दे कि आप हो सके वैसा जिंदगी, उससे अच्छा जिंदगी मिले और भी बेटर मिले। पर शायद हम जहाँ तक हमको लगता है सर कि आपको ये जो वर्दी मिला है शायद उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, उससे अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो इंजीनियरिंग में मिलता है। चलिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा ये बताइए सर कि आप दरोगा ही क्यों बनना चाहते थे? जॉब तो बहुत सारे हैं पर दरोगा ही क्यों बनना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ दरोगा की तैयारी करते थे, हम सिविल सर्विस की तैयारी करते थे और लेकिन उसमें मेरा लगभग 3 बार बीपीएससी हुआ था, प्री हुआ था, मेंस में कुछ नंबर से छट गए थे। तो कहीं ना कहीं हम उसका तैयारी कर रहे थे, उसमें लगे हुए थे और साथ ही साथ हम बिहार दरोगा का भी एग्जाम दे रहे थे। इससे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली रूप से इसमें हुआ है। अच्छा, तो नीतीश जी आप बताइए कि दरोगा बनने के लिए जब आप तैयारी कर रहे थे तो किस तरह के बुक फॉलो करते थे, किस तरह के जो आप नोट्स फॉलो करते थे, या हम बात करें कि क्लास की क्या जरूरत पड़ती है क्या? तो आप इत्मीनान से बताइए कि एक पीटी के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, मेंस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह के नोट्स वगैरह और किस तरह से हम बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आप आराम से बताइए पूरा डिटेल से कि पीटी और मेंस कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर बिहार दरोगा का सिलेबस का बात करें तो इसमें सबसे पहले पीटी होता है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फिर आपको ज्वाइन लेटर मिलेगा। जी। तो सबसे पहले प्रारंभिक एग्जाम होता है यानी कि पीटी होता है। तो उसका सिलेबस का बात करें तो 100 नंबर का होता है यानी कि जीएस पूछा जाता है। उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं, बाकी 20-25 क्वेश्चन करेंट का होते हैं, फिर हिस्ट्री से होते हैं, मतलब ज़्यादातर हिस्ट्री से होते हैं। फिर आपको ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिर कुछ स्टडी टाइप का होता है। तो इन सब मिला के लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं और उन 100 क्वेश्चन में आपको यानी कि सबसे बड़ा अहम रोल अगर बात करें तो 2 सब्जेक्ट का होता है, करंट का होता है, दूसरा हिस्ट्री का होता है। तो आप करंट पे अगर आपका पकड़ होगा तो प्रारंभिक एग्जाम में आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लगभग अगर ट्रेंड की बात करें तो लगभग जितने भी एग्जाम हुए अभी तक 60 से 65 नंबर गया है उसका कटअप, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं उसमें अगर अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो।
उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसमें 2 पेपर होता है। पहला होता है हिंदी का होता है और दूसरा होता है मुख्य जीएस का होता है। तो हिंदी क्वालिफाइंग होता है, उसमें लगभग 30% मार्क्स आना होता है। तो वो तो थोड़ा सा ही पढ़िएगा तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम रोल होता है जो आपको आगे तक ले जाता है, आपको मेरिट लिस्ट प्रदान करता है, यानी कि आपका सिलेक्शन फाइनल रूप से होता है। तो वो ये जीएस पेपर पे डिपेंड करता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है प्रारंभिक परीक्षा के मुताबिक, क्योंकि उसमें करंट पूछा जाता था 20 से 25 क्वेश्चन, इसमें मैथ और रीजनिंग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा यहाँ से चेंज होता है। पीटी और मेंस में ये चेंज होता है। करंट अभी फिलहाल अगर ट्रेंड की बात करें तो करंट अफेयर्स पहले नहीं पूछा जाता था मेंस में, लेकिन अब 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। और बिहार स्पेशल भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। और मैथ रीजनिंग की बात तो कर ही दिया, हिस्ट्री से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट को मिला के 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। और ये जो होता है इसमें आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने पड़ेंगे। लगभग अगर 85% लाते हैं तो आपका श्योर है आपका फाइनल सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है। सर अपने बुक लिस्ट के बारे में बताइए कि किस तरह का बुक लिस्ट आपने फॉलो किया? अगर हम कुछ स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करते थे या जो नॉर्मल होते हैं उस तरह के बुक फॉलो किए थे, क्या आप फॉलो करते थे? नहीं, मतलब मेरा बुक लिस्ट का बात करें तो दृष्टि क्विक बुक हम सारे सब्जेक्ट का फॉलो किए थे। उसके साथ ही साथ घटना चक्र सारे सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन जो आता है उसका किए थे। एनसीईआरटी सार संग्रह किए थे, लूसेंट किए थे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों किए थे। बस यही सब रहा है। और इसको हम कई बार किए थे, एक बार नहीं कई बार किए थे, तब जाके हम सफल हुए हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया सर कि करंट अफेयर्स का भी एक अच्छा रोल होता है, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करना चाहिए? कई सारा देखा जाता है कि यूट्यूब के कई इस्तेमाल करते हैं, कई सारे मैगजीन्स भी आते हैं, कई तरह के न्यूज़पेपर भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए? आजकल ये भी देखा जाता है कि न्यूज़पेपर बहुत सारे टीचर बोलते भी हैं, चाहे स्टूडेंट्स में भी एक रहता है फेमस कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो क्या ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना उचित है, नहीं है, या मैगजीन का काम चलाना चाहिए, या यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? हम सब चीज़ करते थे, लगभग पेपर भी पढ़ते थे, मैगजीन भी पढ़ते थे, और जो भी मार्केट में है यूट्यूब में भी हम 5-10 मिनट का जो आता है, 10 मिनट का लगभग आता है, उसका भी हम देखते थे रेगुलर बेसिस पे। तो ये सब कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। किसी एक बोलते हैं ना कि सफलता का एक शॉर्टकट नहीं होता है, तो हम इसी को फॉलो किए हैं। कोई शॉर्टकट नहीं, जितने आराम से जितने विस्तार से आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। आपके पास टाइम है, उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, आपको अगर कहा जाए कि मैगजीन वगैरह के बारे में कुछ बताने के लिए, तो कौन सा रेफरेंस करेंगे हमारे उन स्टूडेंट्स को जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं? हम तो मंथली मैगजीन भी यूज किए हैं और ईयरली भी किए हैं। ईयरली स्पीडी का यूज किया है, और मंथली मैगजीन की बात करें तो दृष्टि का मंथली मैगजीन यूज किया है। एक बुक बहुत फेमस होता है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, वो है लूसेंट का बुक। आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि लूसेंट कितना कारगर है हमारे तैयारी? हाँ, लूसेंट पढ़ना सही है, लेकिन सिर्फ लूसेंट पढ़ना ये कहीं से सही नहीं है। तो आप लूसेंट पढ़िए, उसका सब्जेक्टिव भी पढ़िए, उसका साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, लेकिन सिर्फ लूसेंट की वजह से आप रिजल्ट नहीं दे सकते। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे मिले हैं और बात किए हैं, तो बोले कि भैया हम 10-12 बार हम लूसेंट पढ़ लिए, फिर मेरा मेरिट लिस्ट नहीं हुआ है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लूसेंट पढ़िए, कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ लूसेंट पढ़िए, कहीं से सही नहीं है। तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक के साथ जा सकते हैं, जो मैंने बताया है, आपका रिजल्ट श्योर रहेगा। चलिए, हर छात्र पढ़ता तो है और कई बार बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो क्लास भी कर लेते हैं, लेकिन जब उनका सिलेबस पूरा हो जाता है, वो पढ़ लिख लेते हैं, तो बात आती है प्रैक्टिस करने की। आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस किस तरह से किया जाए क्वेश्चन का, या जो होता है कि हम कहीं पे जा करके प्रैक्टिस करें, या आप किस तरह से प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन का? जैसे हम बताएं ना कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, जैसे लूसेंट को पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर से बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, आप बहुत कारगर रहेगा, क्योंकि उससे हमको आइडिया लगता है कि हम चीज़ों को अगर पढ़ रहे हैं तो कितना इफिशियंसी के साथ पढ़ रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, वो हमें फायदा करता है आगे चलकर। तो अगर हम बात करें कि आपने जैसा बोला था कि मेंस में मैथ्स और रीजनिंग का भी कुछ सेक्शन होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते थे, या कितना उसके लिए टाइम देना चाहिए, किस तरह के बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली अगर मैथ्स रीजनिंग के लिए, या इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? मेंस का बात करें तो मैथ रीजनिंग का काफी अहम योगदान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है तो आप अभी से उस पर काम कीजिए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं।
तो अगर मैथ रीजनिंग आपका सही है, अच्छा है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस का पर डे प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं सही है तो आप किसी टीचर का हेल्प ले सकते हैं। जी, कुछ बॉकल लिस्ट अगर फॉलो करना आप बताना चाहें आप क्या प्रीवियस ईयर अगर रेलवे का वगैरह का किसी का भी लगा सकते हैं आप मैथ रीजनिंग के लिए। सर ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या साथ में फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, या जब सिलेक्शन हो पीटी का हो तो फिजिकल का करना चाहिए? यानी कि कहने का मतलब ये है कि फिजिकल और पढ़ाई दोनों साथ लेकर के चलना चाहिए या अलग अलग? मुझे नहीं लगता है कि आप फिजिकल और पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब फिजिकल करते हैं तो बहुत तरह का हैरेसमेंट होता है और एनर्जी बहुत लूज होता है, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ब्रीथ दीजिए, आप मेंस दीजिए, उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें सिर्फ फिजिकल पे काम कीजिए। आप ये चीज़ जो है ना, फिजिकल का बात अगर बात करें तो लोग के सामने वाले लोग के बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अभी से हल्का हल्का वेट लूज कीजिए, ताकि आपको आगे फायदा करेगा। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो गांव देहात से आया है पढ़ने, बाहर अपना कोचिंग भी करता है, तो क्या लगता है कि अगर जो एक दिन का टाइम होता है सुबह से शाम तक, उसमें उसको किस तरह के रूटीन को फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपने जर्नी को मुकाम दे सके और वो अपना पूरी तरह से जो एग्जाम को प्रिपेयर कर सकता है? तो उसके लिए टाइम टेबल कुछ बताना चाहिए। टाइम टेबल तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो किस तरह का मतलब कब वो कोचिंग देते हैं, कब लाइब्रेरी जाते हैं, तो वैसे कोई फिक्स हम नहीं दे सकते हैं। अगर आपका कोचिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद से बनाइए, क्योंकि खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप अच्छे से उस पर काम कर सकेंगे। मेरे द्वारा दिया गया कोई भी चीज़ आपके लिए ये सब फायदेमंद नहीं करेगा। मतलब हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है और कहते हैं ना कि अगर बीमारी जिसके पास जो है उसी का मेडिसिन दिया जाए, सबके लिए एक मेडिसिन नहीं हो सकता है। बिल्कुल बहुत सही कर रहा है। उसके बाधा जो होता है एक सोशल मीडिया होता है। आप ये बताइए कि सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करते थे? इससे पहले अगर हम जब तैयारी कर रहे थे अपने स्टडी के दौरान, हम किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, ना तो फेसबुक पे, ना तो इंस्टा पे, किसी पे नहीं थे। सिर्फ यूट्यूब मेरा फ़ोन में था और हम उसी का हेल्प लिए हैं पढ़ाई के क्रम में। तो हम उन लोगों से कहेंगे कि आप ज़्यादा हो सके मोबाइल से दूर रहिए और सोशल मीडिया को ना भी यूज कीजिएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एक बार सफल हो जाएगा तो फिर आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सब तैयारी के समय में आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि मोटिवेशन, डिमोटिवेशन ऐसा आता है एक छात्र के जीवन में, तो क्या लगता है आप उस चीज को कैसे हैंडल करते थे? क्या ऐसी परिस्थितियों से निकलने के लिए करते थे? क्या होता है? बिल्कुल अगर हम तैयारी के क्रम में ये सब चीज़ें आते हैं माइंड में, अगर हम असफल हो जाते हैं तो हम डिमोटिवेट होते हैं, अगर थोड़ा सा सफल होते हैं तो खुशी होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी वही था, जब हम कुछ एग्जाम में पास करते थे तो हमें खुशी होता था और नहीं पास करते थे तो गम होता था। लेकिन उन सब चीज़ों को हम बहुत बैलेंस करते थे और कहीं ना कहीं अपने आप को एक अलग माहौल में रखे हैं। ज़्यादा अपने आसपास के सर्कल को नहीं बढ़ाए हैं। बहुत कम दोस्त रहे हैं मेरे आसपास और जो भी रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं और उन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत साथ रहा है, बहुत सपोर्टिव थे और बहुत पॉजिटिव माहौल रखे हैं अपने आसपास। तो इस वजह से हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए उन चीज़ों से और हम आगे हमेशा काम करते रहे अपने लिए। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है बाहर जब पढ़ने चले जाते हैं तो कई बार अपने परिवार से दूरियां बढ़ने लगती है। पेरेंट्स घर पे रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, कई बार बातचीत बहुत कम होती है। तो एक चीज होता है कि अगर मान लिया जाए कि परिवार हो, शिक्षक हो, चाहे सहपाठी हो, हर का सफलता में कुछ ना कुछ योगदान रहता है। आपको किस तरह से इन लोगों से योगदान मिला है या सपोर्ट मिला है? आप इसको किस तरह से देखना चाहेंगे और आपको किस तरह से सपोर्ट मिला है? ये बिल्कुल योगदान रहता है। घर का जो भी मेंबर रहता है उनका योगदान रहता है, उनका सपोर्ट रहता है। और जब हम घर से बाहर आते हैं पटना में तो कुछ दोस्त बनते हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो हम उन लोग को दिल से थैंक यू कहते हैं। जो मेरे आसपास जितने भी दोस्त थे और मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं, अगर हम कभी भी मोटिवेट होते थे तो वो हमें मोटिवेट करते थे, वो कभी होते थे हम उनको मोटिवेट करते थे। तो इस तरह चलता रहता था। होते हैं ऐसा कि बाहर रह रहे हैं स्टूडेंट्स और फैमिली बैकग्राउंड से भी बाहर दूर रह रहे हैं, तो होता है कि अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, कई बार ऐसे माहौल बनते रहते हैं। सर आपके जब दौरान तैयारी कर रहे थे तो ऐसी परिस्थितियां आई कि नहीं आई और आप भी इस तरह से किस तरह से इस चीज को फॉलो किए?
बिल्कुल एज के दौरान, हर एज के दौरान जो है ना हमारे शरीर में कुछ चेंजेज होता है, बायोलॉजिकल चेंजेज होता है, तो उसके लिए तो अट्रैक्शन तो होता ही है। और तो उससे बचने के लिए क्या है, मतलब खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा डेडिकेट होना पड़ेगा। आपको किस लक्ष्य के लिए, आप किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, उसके प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन मेरा वैसा माहौल नहीं रहा है, हम कभी उस माहौल में नहीं रहे हैं जो कि मुझे इस सब चीज़ों से इफेक्ट किया है। तो हम काफ़ी बच के रहे हैं इन सब चीज़ों से। कि आप दरोगा बन गए, गांव में घर में मम्मी पापा के पास आपके शादी वगैरह के लिए प्रपोजल आता होगा, अब तो ऐसा लगता होगा कि दहेज भी थोड़ा ज्यादा ऑफर किया जाता होगा कि शादी किया जाए, ये किया जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती होगी अपने मम्मी पापा की जब फोन पे बात करते होंगे घरे? नहीं, इस सब बारे में कोई डिस्कस नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ बताया नहीं है घर वाले ने, और ना तो हम बताए हैं। तो अभी इस सब चीज़ का है नहीं, शादी वादी का कोई प्लान है नहीं, ये सब कुछ नहीं है। चलिए, और भी आप आगे ऐसे ही करते रहिए, ताकि अगर फ्यूचर में और भी आप बड़े ऑफिसर बने। अभी तो डबल स्टार लगा है, ट्रिपल स्टार लगेगा, आगे अगर इच्छाएं रही तो IPS आई वगैरह का भी आप सोचें। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस सब की? मान लिया जाए कि अभी तक तो आप दरोगा बन चुके हैं, शायद आपकी इच्छा हो कि आगे पढ़ाई करके कुछ और UPSC BPSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी करें, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एम यही था और यही है, और आगे कोशिश करते रहेंगे उसके लिए। चलिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अगर कुछ हमारे मित्रों को कहना हो, कि हमारे ऑडियंस को कहना हो कि कुछ अपने तरफ से जो हम नहीं पूछ पाए हैं, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा समअप करवा दीजिए कि अगर आपके स्टूडेंट्स हैं, पटना में रह के तैयारी कर रहा है या घर पे तैयारी कर रहा है, तो किस तरह के फॉलो करना चाहिए स्ट्रैटेजी को, तो आप अपने स्तर से बता दीजिए। हम उन तमाम दोस्तों को और जो भी लोग एस्पायरेंट को जो भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब का, यानी कि जनरल कंपटीशन का, या जरूरी नहीं कि ये सिर्फ दरोगा के लिए है, किसी भी एग्जाम के लिए, तो हम उन सबको बोलते हैं कि सफलता और असफलता जो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर आप असफल होते हैं तो कभी घबराएं नहीं, और सफल होते हैं तो इसको एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ खुद को मोटिवेट कीजिए, किसी और के द्वारा इन्फ्लुएंस न होइए, मतलब खुद को मोटिवेट, खुद पर विश्वास रखिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ईमानदारी के साथ लगातार मेहनत कीजिएगा, तो आप जरूर एक दिन सफल हो जाइएगा। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी। थैंक यू आपका।